हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज हम आपके मेजर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द एक्चुअल सॉल्यूशन एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इस एग्जाम का क्या था, एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस राइट वे। तो ग्रेड 11th का 60% यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन, ये चैप्टर आपके थे। 12th में से 40%, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये सभी चैप्टर्स पूछे गए थे। ठीक है, तो इन टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ अर्थ while the radius of planet is 0.2 times that of the earth, the gravitational acceleration of the surface on the surface of the planet is। ठीक है, तो वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है कि भाई जो g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे 0.2g, एक बार सॉल्व भी करके लिख कर सकते हैं इसको, है ना। वैसे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो हमें पता है g इज इक्वल टू g मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द स्मॉल प्लैनेट इज सेम, तो दोनों प्लैनेट की डेंसिटी सेम है, तो हमें इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। क्यों? ताकि गिवन कंडीशन को अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो जी इंटू मास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो 4/3 एज्यूमिंग द प्लैनेट टू बी अ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब इंटू रो, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये क्या होगा, 4/3 जी पाई इंटू आर इंटू रो। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, एंड इफ द रेडियस इज 0.2 टाइम्स, तो डेफिनेटली द लोकल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉल प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ लेंथ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज, तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, देखो जब कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के आसपास घूम रहा होता है, ये मेरा प्लैनेट है, इसके आसपास ये सैटेलाइट है, तो इसमें दो चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट होती है। तो एक्सेलरेशन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इनवर्ड रहेगा जो कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और एक ये एक्सटर्नल बाहर की तरफ फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आपस में बैलेंस रहेंगे, यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमें पता है यार कि mv² अपॉन आर, यहाँ पे आर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस हाइट अबव द प्लैनेट। ठीक है, तो ये दूरी होगी ना सेंटर ऑफ द प्लैनेट से सैटेलाइट के, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, mv² अपॉन आर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे जी मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि अर्थ ले लें, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का ये ना, ये अबव द अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर ही ले लिया, इनटू मास ऑफ सैटेलाइट gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से बेटा मैं v के लिए सॉल्व करूँगा, तो v विल बी कम अप एज आर ई प्लस एच, नीचे कट जाएगा राइट साइड में, स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, इधर से ये स्क्वायर हट गया। ठीक है, अब यहाँ से v विल कम अप एज अंडर रूट ऑफ v² आ जाएगा आपका जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और v कम एज आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का अंडर रूट। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ diametrical tunnel is dig around the earth. A ball is dropped into the tunnel from one side. The velocity of the ball when it reaches the center of the earth is, अच्छा, गिवन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इज। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दिया आपको सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। ठीक है, इनिशियली बॉल जो स्टार्ट हुई है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से मैं वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, और सेंटर पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा बेटा, अब मैं कैलकुलेट करूँगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो होगा, देखो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होगा, नेगेटिव होती है ना, जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस बॉल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इज इक्वल, इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे सेंटर पे दे रखी है, -3/2
Gm/r, ठीक है, ये होगी सेंटर पे। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। दिस शुड कम अप एज 1/2 मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट सेंटर ऑफ द अर्थ mv², और माइनस इनिशियल जो जीरो थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में सॉल्व करूंगा बेटा, लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर आएगा कैपिटल G m/2r और इज इक्वल टू 1/2 mv²। राइट साइड तो यही था। अब यहाँ से v विल कम अप एज अंडर रूट ऑफ, देखो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा अंडर रूट ऑफ g कैपिटल m/r, g इंटू कैपिटल m/R। तो यहाँ से यू कैन इजीली राइट इट एज अंडर रूट GR, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g आपका होता है Gm/r², ठीक है। तो ये आपका g इंटू r हो गया, ठीक है। तो फिर मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट 7, -3, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दे दिया, अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है बच्चे। तो यार मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से आई कैन इजीली फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सेपरेशन है ना। तो अब क्या करें, u इज इक्वल टू, देखो du को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ऐसे लिख लेते हैं, du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ i डॉट dr, ठीक है। अब यहाँ से आई कैन राइट इट एज u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले x के रिस्पेक्ट में 0 टू x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, देन इसमें ऐड कर देंगे क्या, y कंपोनेंट को इंटीग्रेशन 0 टू y कंपोनेंट ऑफ फील्ड इनटू dy, ठीक है। ये आपका हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 7, -3, ठीक है। अब इसको अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते बेटा x कंपोनेंट लेंगे, पहले तो माइनस रख लिया, x कंपोनेंट लेंगे, x कंपोनेंट देखो ix का कंपोनेंट है 5 और y कंपोनेंट है जो j के साथ है वो 12 है। तो पहले लिखेंगे 5 इंटू डी एक्स, तो 5 dx क्या होगा, 5 इंटू dx क्या होगा 5x, ठीक है। लिमिट यहाँ पे आप लगाओगे 0 टू x, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू 7 प्लस y आपका 12 था, 12y इंटीग्रेशन 0 टू -3, ठीक है, -3, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो आपका आएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर अंदर आएगा 5 इंटू 7 -0 और प्लस 12 इंटू -3 -0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा बेटा, दिस विल कम अप एज माइनस इंटू 35 प्लस -36, तो ये माइनस माइनस यानी कि 1 आ गया, 1, और यूनिट क्या आएगा, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो आपको आंसर मिलेगा। तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली था आपने सॉल्व करना, खाली पोटेंशियल फील्ड दे रखा था, इंटीग्रेट उसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जीज, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल को जब, वैसे आपका देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल विद दी अर्थ, या किसी भी प्लेनेट के साथ किसी सैटेलाइट की हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी ये रहता है कि वो नेगेटिव होती है ना। तो दैट नेगेटिव एनर्जी हैज़ टू बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बट अगर किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है तो दैट मीन्स एट दैट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन द नेट एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट सैटेलाइट और द पार्टिकल इज नेगेटिव। तो फिर ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर एस्केप से कर दिया तो फिर क्या होगा कि द काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो जो सैटेलाइट की या किसके बारे में बात हो रही है, एकदम एग्जैक्ट यूज कर लेते हैं,
प्रोजेक्टाइल, है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको ओवरकम करने के लिए ही हम एस्केप वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर उससे कम वेलोसिटी से किया है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नेगेटिव ओवरऑल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। अब 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस, देन द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये सन है, सम नहीं है, सन, ठीक है। तो अब आपको क्या दे दिया गया है कि आपको दिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज r, इसकी पावर तो 1/r। अब आपको बताना है, क्या बताना है, टाइम पीरियड के बारे में क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो यार फोर्स क्या होता है, m ω² r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k/r टू द पावर n, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैपिटल R यूज़ कर रहे हैं तो हम कैपिटल R ही कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो r टू द पावर n। अब मैं ओमेगा से टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, 2π/t होता है, ठीक है। तो अभी इसको लिखेंगे m × 2π/t होल स्क्वायर्ड इंटू r इज इक्वल टू k टू द पावर r की पावर k/r टू द पावर n। अब इस r को नीचे लेके आएंगे तो r की पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको आगे लिखेंगे कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1 था ना, तो ये आपका नीचे t² और नीचे ही r की पावर n+1 है, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1, ठीक है। अब आप लिख सकते हो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया तो पावर नीचे 2 आ गई, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7th देखते हैं, व्हेन ए सैटेलाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम अ नियरर ऑर्बिट टू फार्दर ऑर्बिट, तो क्या होगा, देखो नज़दीक ऑर्बिट में था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम थी, दूर चला गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन ये इसका ए सही है। और जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाती है, तो फिर क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, तो ए एंड डी आर करेक्ट बोले तो चॉइस बी, जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 10g इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल फार अवे फ्रॉम द स्फीयर। देखो फार अवे ले जाने का मतलब क्या है बेटा, कि उसको इन्फिनिटी पर ले गए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आपने जीरो कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू UF माइनस UI। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ले लेंगे क्योंकि आप उसको फार अवे बोले तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर ले गए, तो जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -GMM/r, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या बोलें, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू GMM/r, तो वर्क डन इज इक्वल टू GMM/r। और ये आपको पता भी है कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी GMM/r, ये बाइंडिंग एनर्जी थी, इतना ही वर्क कर दोगे तो वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू GMM/r, और वैल्यूज अब हम रख देंगे, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ ये दे रखा है आपको, एक का 100 दे रखा है, एक का 10 ग्राम दे रखा है, तो 100 इंटू 10 ग्राम वाले को लिख देंगे 10/1000, और नीचे आर है, आर आपका कितना है, आर इज गिवन एज 0.1 है ना, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर होगा। अब इसको जो आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल्स, तो आपका जो आंसर आएगा फिर वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब, a rain drop of radius 0.3 mm has a terminal velocity in air as 1 meter per second. The viscosity of air is 8 into 10 to power -5 poise. The viscous force on it is, ठीक है। तो viscous force का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है।
यहाँ पर ईटा क्या है, विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉइस क्या है, पॉइस इज सीजीएस यूनिट। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड वाले यूनिट यूज़ करने हैं ताकि आपका फोर्स भी सीजीएस में आए। और फोर्स का ऐसा यूनिट देखो डाइन होता है, दे रखा है और सभी चॉइसेस में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 6 पाई तो एज इट इज़ रख लूँगा और ईटा आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁻5, ये CGS ही है। R इज़ गिवन एज 0.3 mm, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर इंटू वेलोसिटी जो कि 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो यानी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 4.52 × 10⁻³ और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 45.2 × 10⁻⁴ और यूनिट क्या आएगा, CGS यूनिट जो है वो है डाइन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 wires are made of same material and have the same volume. However, wire 1 has cross-sectional area A and wire 2 has cross-sectional area 9A. If the length of wire 1 increases by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount? ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो सेम मटेरियल है और सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सेम है तो जैसे ही आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे या फिर दूसरे वायर, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इनका एरिया वेरी करेगा। जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे या तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने एक का ए ले लिया दूसरे का 9A, तो जिसकी 9A क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी डेफिनेटली लेंथ भी कम होने वाली है बिकॉज वॉल्यूम सेम है। और वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अब इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, तो हम डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल्टा एल हमें पता है कि यार यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल, ये होता है, ठीक है। और अगर फोर्स लिखना हो, हाउ मच फोर्स है ना, ऑन अप्लाइंग फोर्स हाउ मच फोर्स इज नीडेड, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो वो कहेगा यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब डेल्टा एल बाय एल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, वाई इंटू ए स्क्वायर डेल्टा एल और नीचे एरिया इंटू एल आएगा, तो एरिया इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम, तो वाई ए स्क्वायर डेल्टा एल बाय वॉल्यूम। अब दे हैव सेम वॉल्यूम, ठीक है, ये मुझे पता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मुझे रिलेशन पता है, यंग्स मॉडुलस सेम होगा बिकॉज मटेरियल सेम है, और डेल्टा एल गिवन है कि इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच द वायर्स बाय सेम अमाउंट। तो देखो वायर 1 और वायर 2 के लिए यंग्स मॉडुलस, चेंज इन लेंथ एंड वॉल्यूम आर सेम, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसी हिसाब से F1 बाई F2 लिखें तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपको लिखना है A1 बाई A2 की वैल्यू क्या है, देखो फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया, ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। अब देखो सारी वैल्यूज़ ना 1 से बड़ी है तो हम रेशियो भी उस हिसाब से ले लेंगे कि 9A डिवाइडेड बाई A और इसका स्क्वायर, ऑप्शंस को देख के, ठीक है। तो अभी आपका A से A कैंसिल होगा, 9 9 जा 81, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 81 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स F, ठीक है। तो 81 टाइम्स ऑफ F जो आपका आ जाएगा, इसको जो है आंसर 81F आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेड डबल एंड रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यूज देन द यंग्स मॉडुलस द मटेरियल ऑफ द वायर विल बी, ठीक है, ठीक है। रेडियस को आधा कर दिया और वायर को डबल कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बेटा देखो यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, ये इट डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, तो आप ज्योमेट्री को चेंज भी करते रहोगे तो एज फार एज द मटेरियल इज सेम तो आपका यंग्स मॉडुलस जो है चेंज होने वाला नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे कि यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाय 2% इज। तो बल्क मॉडुलस आपको दे दिया और पूछ रहा है कि कितना प्रेशर रिक्वायर होगा। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम,
तो बाहर से लगने वाला, चारों तरफ से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और यहाँ से अगर इफ़ आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड जो कि आपको दे रखा है ऐसा यूनिट्स में इनटू चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, 2% है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 6 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर ऑप्शन जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज, तो अभी बोला ना बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो इनकम्प्रेसिबल होगा उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो आपका फिर बल्क मॉडुलस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ऐसा मटेरियल जिसको कंप्रेस ना किया जा सके उसका बल्क मॉडुलस क्या है, इन्फिनिटी है। तो इट विल ऐसा ये मटेरियल क्या करेगा, अंडर कंप्रेसिव लोड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस यानी बिल्कुल जितना भी आप बाहर से प्रेशर लगा लो ये कंप्रेस ना हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिड मटेरियल इज, तो रिजिड मटेरियल क्या होते हैं कि जिन पर आप बाहर से कितना भी फोर्स लगा लो उनकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये रोड है रिजिड मटेरियल की, आप बाहर से चाहे इस पर इनफाइनाइट फोर्स लगा लो चाहे तो, तब भी इसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो ऐसे मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, इनका यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी होगा कि दे विल अपोज और दे विल रेजिस्ट इनफाइनाइटली अंडर द टेंसाइल लोडिंग। तो टेंशन फोर्स जब लगेगा, टेंसाइल लोडिंग होगी, तो दे विल प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द चेंज इन लेंथ। तो इनकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, किनकी, जिनका यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी होगा या फिर जो मटेरियल रिजिड कहलाएंगे, रिजिड मटेरियल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलाई ऑफ टू वायर्स ऑफ मटेरियल ए बी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो लेंथ का जो आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए, ठीक है, उस फॉर्मूला से हम इनके रेशियोज़ को एडजस्ट करके एक्स वाई जेड वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ, आप देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। एरिया को लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हमें रेडियस का रेशियोज भी दे रखा है रेडियाई का। तो यहाँ से डेल्टा एल ऑफ वायर ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ऑफ वायर बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी, ठीक है, इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा बी के लिए और नीचे आ जाएगा ए के लिए, इनटू जो है पाई कट जाएगा बच्चे, तो पाई को लिखूंगा ही नहीं, और रेडियस आपका नीचे डिनोमिनेटर में तो ऊपर आर बी का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आर ए का स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी। अब आपको रेशियोज दे रखे हैं किसका, किसका, फोर्स का नहीं दे रखा, यंग्स मॉडुलाई का, रेडियाई का और लेंथ का रेशियो दे रखा है। फोर्स हम निकाल लेंगे डायग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मास m है, इसका 2m है, तो वायर a पर कितना लोड है, नीचे लगे हुए सभी मासिस 3mg और वायर 2 पर 2mg। तो यहाँ से मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, वायर a पर जो लोड है वो 3 टाइम्स ऑफ mg है और वायर b पर है वो 2mg है, इनटू रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलाई वो आपको दे रखा है, यानी YA बाई YB Z दे रखा है ना, तो YB बाई YA क्या हो जाएगा 1/z। सिमिलरली RB बाई RA बाई RB दे रखा है आपको Y, तो RB बाई RA 1/y हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका LA बाई LB x दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो mg से mg कट जाएगा, 3/2 बचेगा और नीचे ZY² ऊपर x, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा इज इक्वल टू 3x ऊपर और नीचे 2 इंटू Z इंटू Y², ठीक है। अब इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, कौन सा ऑप्शन अगर मैच हो रहा हो, 3/2x y² z, 3/2x y² z, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला यूज़ किया, बाकी सभी रेशियोज आपको दे रखे हैं, वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग थ्रू एयर with a steady speed of
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ़ द ड्रॉप कोलेस द न्यू वेलोसिटीज़, ठीक है, द न्यू वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो 8 बूंदें थी पानी की जो गिर रही थी किसी वेलोसिटी से, गिरते गिरते सभी मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है, बड़ी ड्रॉपलेट बना लेती है, और उसके बाद पूछ रहा है कि न्यू वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो 8 स्मॉल ड्रॉप्स यानी 8 इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप है, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो यहाँ से 4/3 पाई उड़ जाएगा, और देखो यहाँ से सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ये मुझे रिलेशन मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला से वैल्यूज़, ठीक है, द न्यू वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, 2/9 ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है इस फॉर्मूला से कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मटेरियल सेम था, सराउंडिंग सेम थी, जी सेम है, विस्कोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, बाकी डायरेक्टली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया बेटा यहाँ से। तो मैं लिख सकता हूँ V1/V2 इज इक्वल टू R बाई कैपिटल आर स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इम्प्लाइज V1 आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, V2 मुझे फाइंड आउट करना है, R अपॉन कैपिटल आर आपका 1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो इम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। तो V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो आपका आ गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो बिगर ड्रॉपलेट है वो फास्टर गिरेगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया कि न्यू वेलोसिटी विल बी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, बैरोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर, क्या मेजर करता है बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर के अंदर वैक्यूम होता है, तो यू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए ही बैरोमीटर काम आता है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ h इन द फ्लूइड इज गिवन बाय, ठीक है। तो कोई फ्लूइड होगा, भरा होगा, मान लो कोई लिक्विड भरा है, उसकी डेप्थ h के ऊपर, h डेप्थ के ऊपर कितना उसके अंदर प्रेशर होगा, ठीक है। तो चलो डेप्थ को इधर से ड्रॉ नहीं करते, डेप्थ को इन द लिक्विड ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो h डेप्थ। तो बेटा इसके ऊपर फ्री सरफेस पे लगने वाला प्रेशर तो कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किसी डेप्थ h के ऊपर कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, है ना। रो जी एच क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चेंज, रो जी एच, ठीक है। तो पी ए प्लस रो जी एच, या फिर इसको पी नोट बोल दें जैसे ऑप्शंस में दे रखा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रेफरेंस प्रेशर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A cube of mass m and density d is suspended from the point P by spring of stiffness K as shown in the figure. The system is kept inside a beaker filled with liquid of density small d, where capital D is greater than D. What is the elongation in the spring? ठीक है, तो आपको कैपिटल D डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक दे रखा है, स्मॉल d इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होगा K इंटू एक्स, जो एक्स आपका होगा वो एलोंगेशन है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एम। तो यहाँ पर एक एम जी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और एक अपथ्रस्ट फोर्स होगा ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो इसी के बराबर आएगा, जिसको हम के एक्स बोलेंगे। के एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है बेटा। अब यही फाइंड आउट मुझे करना है, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और ये रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, के एक्स को रख दिया मैंने, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर के एक्स इज इक्वल टू एम जी माइनस, अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो दे रखी है स्मॉल डी, इंटू जी आपको दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो आपका निकल जाएगा कैसे, मास ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम उतना ही होगा ना, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो ये आपका हो गया
डी इंटू जी इंटू एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करके के निकाल सकते हैं, सॉरी एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक्स इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लिया दोनों में, के को डिवाइड कर लिया, 1 माइनस डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए एम जी बाई के इंटू 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फिगर शोज 2 होल्स इन अ टैंक कंटेनिंग लिक्विड, द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द होल स्ट्राइक ग्राउंड एट सेम पॉइंट, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज। ठीक है, तो बच्चे देखो ये एक टैंक है, कुछ लिक्विड यहाँ से निकलेगा, कुछ यहाँ से निकलेगा। जितना नीचे से इसमें ओरिफाइस होगा या ओपनिंग होगी उतना ही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो नीचे था उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मान लो ये v2 बोला, ये v2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा v1 से, हमें पता है। ठीक है, अब v2 जो है वो नीचे है तो एफ्लक्स वेलोसिटी तो ज़्यादा है बट उसको टाइम कम मिलेगा गिरने के लिए, है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये रेंज जो है दोनों के बराबर है, इसको कवर करने के लिए v2 वेलोसिटी से टाइम कम मिल रहा है और v1 से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसलिए वो दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि जो अगर दोनों की वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सेम है तो जो ऊपर वाली ओरिफिस है ना, ऊपर वाली ओरिफिस है, इसमें जितना डिस्टेंस ऊपर से होगा नीचे वाली ओरिफिस में उतना ही डिस्टेंस नीचे से होगा। तो जो हाइट ऑफ द ओरिफिस नंबर 2 फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट तरीका है, नीचे से 4 ऊपर से 4 और इनको दोनों को जोड़ दो 6 + 4, तो टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप 10 सेंटीमीटर ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा क्या हो सकता है कि आपको होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √2gh, है ना। तो ये कैसे बिहेव करता है, इट विल बिहेव एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो √2gh। और यहाँ पर जो h है बेटा ये है डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और दूसरा जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। यहाँ पे h जो है वो आपका होता है हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ यार देखो कि v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ v1 जो है वो क्या होगा, v1 आपका आएगा √2 इंटू जी इंटू हाइट जो है 4 है, डेप्थ जो आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, v2 आएगा √2g इंटू 6, ये आपके v1 v2 आ गए। और t1 t2 निकालना है तो t1 आ जाएगा √2 इंटू, मान लो इसकी टोटल हाइट जो मैं निकालना चाहता हूँ उसको कैपिटल H बोल दिया। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी t1 के लिए, कैपिटल H - 4/g, और t2 के लिए हाइट क्या हो जाएगी, √2 इंटू कैपिटल H - 6/g। ठीक है, अब इन दोनों को v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2 करूँगा तो भी सॉल्व करने पर कैपिटल H जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। आप सॉल्व करके देखना, और इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके हम ये शॉर्टकट ट्रिक डिराइव करते हैं कि ये जो गैप है वो जो नीचे से इसकी हाइट रहेगी वो सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट which is floating in a pond. If the man drinks some water from the pond, what will happen to the level of the water in the pond? देखो अगर पानी पिएगा तो उतना ही बोट को नीचे डिस्प्लेस कर देगा वेट की वजह से, और उतना ही पानी बोट डिस्प्लेस कर देगी, तो लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, एन आइडियल फ्लूइड flows through a pipe of non-uniform diameter. The maximum and minimum diameter of the pipes are 6.4 and 4.8 centimeter. The ratio of the minimum and maximum velocity is, ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि वॉल्यूम कंजर्वेशन, बिकॉज द फ्लो इज लेमिनार। तो हम 2 क्रॉस सेक्शंस पे, वैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमें लेमिनार फ्लो का एजम्पशन भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, यानी v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2, यानी दोनों साइड क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अब v1 आपको दे रखा है, v2, अच्छा हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जिधर एरिया मैक्सिमम होगा उधर वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि मैं v1/v2 निकाल लेता हूँ। v1 इज मिनिमम वेलोसिटी और एरिया आपका है, एरिया जो है डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो 6.4 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4.8 का स्क्वायर। यहाँ पे π/4 भी आएगा दोनों में, π/4 हम कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ये कट जाएगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। तो v1/v2 निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो आपका आएगा दैट विल बी 6.4 डिवाइडेड बाय 4.8 का होल स्क्वायर। तो 16 अगर हम देखें तो 16 4 जा और 16 3 जा और इसका स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 16/9। अच्छा, अब ये पूछ रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम था। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? ओके, A1 आपका डिनोमिनेटर में आएगा बेटा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 6.4 नहीं आएगा क्योंकि A1 आपका नीचे आ रहा था, हमने गलती कर दी यहाँ पे। तो ऊपर 4.8 का स्क्वायर आएगा और यहाँ 6.4 का स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4.8 डिवाइडेड बाई 6.4 का स्क्वायर और ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी 9/16। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फिगर शोज हाउ द स्ट्रीम ऑफ वाटर एमर्जिंग फ्रॉम अ faucet नेक्स डाउन एज इट फॉल्स, द एरिया चेंजेस फ्रॉम A0 to A थ्रू अ फॉल ऑफ हाइट h, एट वॉट रेट डज द वाटर फ्लो फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो जब टैप से वाटर निकलता है तो ऐसे वो कन्वर्ज करता जाता है। क्यों? देखो, ऊपर वेलोसिटी कम रहती है तो एरिया ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v1 है और यहाँ एरिया A0 है, v0 और A0, ठीक है। नीचे जाएगा तो ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो कम एरिया से उतना लिक्विड पास कर जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो यहाँ एरिया A है तो वेलोसिटी v बढ़कर v हो जाएगी, तो ऐसा होगा। तो आपको ये दिया हुआ है डेटा, अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द एट वॉट रेट डज द वाटर फ्लो, तो वाटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछ रहा है, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ A0 V0 जो कि ऊपर था इज इक्वल टू A इंटू वी, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब इसे आगे लिख देंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के अंडर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो v0 था प्लस 2gh, v स्क्वायर माइनस ड्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है तो 2gh कर दिया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों इक्वेशन को यूज़ करके v0 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो v0 इज इक्वल टू, ताकि मैं A0 V0 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकूँ। फाइनली देखो सभी में A0 दे रखा है तो इसलिए मैं v0 निकालना चाहूँगा। तो v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh कैपिटल A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने यूज़ किया और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली बेटा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट मैंने v0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ से v निकालूंगा और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो v0 की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट कर दूंगा फिर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू A0 V0 जो आपको निकालना है और ये हो जाएगा A0 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh कैपिटल A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A0 स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे मैच करने वाला ऑप्शन जो है मेरा वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट थ्रू विच लिक्विड विल राइज, ठीक है। तो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंटरनल रेडियस है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिलरी राइज का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इंटू कोस थीटा, 2 कोस थीटा अपॉन रो जी आर, एच के लिए तो फॉर्मूला निकालना है ना, रो जी आर। तो और वही अगर आर का निकालना हो तो 2t कोस थीटा अपॉन रो जी एच, ठीक है। अब आर है तो यहाँ पर आपको पता है कि कैपिलरी राइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अब आप सिंपली लिख सकते हो कि राइज इन द कैपिलरी रेशियो जो था ना तो क्या हो गया H1/H2 क्या हो जाएगा R2/R1 और रेशियो दे रखी है R1 की 0.1 R2 0.4 तो 0.4/0.3 तो ये आ गया 4/3, तो रेशियो आ गया 4:3 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
A liquid film is formed over a frame ABCD. Wire CD can slide without friction. तो ये slide कर सकता है without any friction on the sliding rails. ठीक है. उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास दैट कैन बी हैंग्ड फ्रॉम CD विदाउट ब्रेकिंग द लिक्विड फिल्म. तो कितना मास आप हैंग कर सकते हो. तो देखो बेटा, जो येलो कलर से हाईलाइट किया है यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा. और सरफेस टेंशन क्या है, एक लाइन फोर्स है ना, लीनियर फोर्स है. तो ये दो, और ये फिल्म है, तो फिल्म है तो दोनों साइड एक फिल्म एक्ट कर रही होगी. तो कुछ इधर फोर्स आएगा सरफेस टेंशन और कुछ इसके पिछले साइड, फ्रेम के पिछले साइड, यानी फिल्म के दूसरे साइड. तो आप सरफेस टेंशन फोर्स अगर निकालना चाहो जो कि लेंथ L पर एक्ट कर रहा है, तो सरफेस टेंशन फोर्स इंटू L, और ये दोनों साइड एक्ट कर रहा था, 2 इंटू TL इज गोइंग टू सपोर्ट द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट कैन बी हैंग. यहाँ पे अगर कुछ वेट हैंग किया जाए, मान लो mg उसका वेट है, तो उसको mg को सपोर्ट करने वाला यही फोर्स है mg. तो अब आपको पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास, तो m इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2TL/g. तो 2 टाइम्स ऑफ TL/g, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इतना मैक्सिमम मास आप हैंग कर सकते हो, जो कि डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन पे और कितना लेंथ आप इसका ले रहे हो. ठीक है, तो ये आपका हो गया 2TL/g. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. स्टेटमेंट 1 दिया है, इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ दिस कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर. ठीक है, if a capillary tube is immersed first in cold water then in hot water, the height of capillary rise will be smaller in cold water. तो ये बताना है, इनमें से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है पहली बात तो, और कौन सा सही होगा वो देखना है कि कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन विच वन, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर. तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन ρg/r. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्मॉल टी से टेम्परेचर ले लेते हैं, तो सरफेस टेंशन जो आपका है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर, तो हॉट वाटर के अंदर कैपिलरी राइज कम होना चाहिए. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26. चलिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ सर्कुलर फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज. तो सरफेस टेंशन आपको दे दिया, फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर प्लेट. तो वहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन जो आपको दे रखा है 75 डाइन पर सेंटीमीटर इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर प्लेट जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 2 पाई इंटू 5. तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2 पाई इंटू 5, 10 पाई इंटू 750 पाई डाइन. ये आपका फोर्स हो जाएगा 750 पाई डाइन. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27. 28 देखते हैं. ब्लड प्रेशर राइजेज इन ओल्ड एज ड्यू टू आर्टरीज बिकमिंग नैरो. दिस फिनोमिना कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ. गलत बात. फोटो इलेक्ट्रिक तो कोई मतलब ही नहीं, वेंडरवॉल ये गैसेज के लिए होता है. तो ऑप्शन ऐसे भी सही होगा कि पोजलेज इक्वेशन. और पोजले इक्वेशन क्या बोलती है, ड्रैग फोर्स के बारे में ना. तो कोई भी कैपिलरीज होंगी, कोई भी पाइप होंगी, उनके इंटरनल फ्लो के अंदर कितना प्रेशर लॉस होगा, कितना ड्रैग फोर्स लगेगा, उसके बारे में पोजले ने बात किया. तो पोजलेज इक्वेशन डिस्कस अबाउट द हायर ब्लड प्रेशर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू. सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. 2 soap bubbles of radii R1 R2 coalesce in vacuum in isothermal state. ठीक है, आइसोथर्मल स्टेट में रिजल्टेंट रेडियस R ऑफ द बबल विल बी. ठीक है, तो आइसोथर्मली कोलेस कर रहे हैं. तो बेटा देखो, मान लो फर्स्ट बबल था, उसका प्रेशर P था, वॉल्यूम V1 था, दूसरा P2 था, वॉल्यूम V2 था. ये मिलकर बना दिया बड़ा बबल जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है. आइसोथर्मली हुआ इसलिए मैंने सिंपली ऐड कर लिया P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. तो प्रेशर ऑफ अ बबल है ना, सोप बबल के अंदर प्रेशर कितना होता है, 4T बाय सरफेस टेंशन, 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द बबल. तो R1 आ गया इंटू वॉल्यूम V1 आपका 4/3, स्फेरिकल अज्यूम कर लेंगे, 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब. ठीक है, प्लस 4T बाई R2 इंटू 4/3 पाई इंटू R2 का क्यूब इज इक्वल टू
4t डिवाइडेड बाय आर, आर इज द रेडियस ऑफ द बिगर बबल, इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ भी कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट रेडियस, तो यहाँ आर था इसलिए कैपिटल आर ले लिया। अब कैपिटल आर मुझे निकालना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी, 4/3 पाई 4t ये सब उड़ जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r2 स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द कंसेंट्रिक रेडियस सेल मेटेलिक शेल ऑफ रेडियस a 2a 3a हैज चार्जेस q minus 2q and 3q respectively. When middle shell is earth, then how much charge will flow from the cell to the earth. ठीक है, तो यहाँ से हमें मिडल वाले को अर्थ कर देना है, यानी कि इसको अर्थ से जोड़ देना है। तो अर्थ से जोड़ने के बाद आपको पूछा है कि कितना चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो करेगा। तो यहाँ से कितना चार्ज, मान लो स्मॉल क्यू बोल देते हैं, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस इज v इज इक्वल टू 12x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2yz स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो पॉइंट P दे रखा है 1, 0, -1, -2। ठीक है, ये आपको पॉइंट P दे रखा है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल का इक्वेशन दे रखा है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू -dv/dr। ठीक है, तो उसको अब यूज़ करके मैं कंपोनेंट वाइज फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Ex, वो आएगा -del-v/del x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका आ जाएगा 12 है तो 12 माइनस एज इट इज़ 12, और उसके बाद x है तो 12 माइनस और माइनस प्लस 6xy, ये आ गया del-v/del x। ठीक है, फिर Ey निकालेंगे जो आपका आएगा -del-v/del y, इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर और माइनस का 2z स्क्वायर। Ez निकालेंगे वो आपका आएगा -del-v/del z, इसकी वैल्यू आएगी -4yz। ठीक है, अब आपको सभी के सभी कंपोनेंट पता चल गए। अब किसी पॉइंट x, y, z पे निकालना है, तो इनके अंदर x, y, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन के बाद अब क्या करेंगे बच्चों, Ex की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखना है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2। ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका आ गया -12, ये x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, और माइनस ऑफ 2 इंटू 4 -8, +3 -8 तो -5, और ये -4 इंटू वाई, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका Ex, Ey, Ez पता चल गया, तो यू कैन ईजिली राइट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वेक्टर है तो -12y कैप -5j कैप प्लस 0k कैप। तो यहाँ से अब आपको मैग्नीट्यूड निकालने हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 13। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 32। 33 देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे बच्चे, ये आपको बताया गया है कि दे विल बी प्लेनर सरफेसेस है ना, पैरेलल प्लेन्स विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन शेप की बात करें तो शेप इज़ प्लेनर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33। 34 देखते हैं। A 150 meter long metal wire connects point A and B. The electric potential at point B is 50 volts, less than that of point A. तो इनके बीच का डेल्टा V दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 60 × 10⁻⁶ mho per meter, then मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी इन द वायर इज। तो आपको J मैग्नीट्यूड करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या है, डेल्टा V इज गिवन एज 50 वोल्ट्स। ठीक है, करंट डेंसिटी और क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी सिग्मा आपको दे रखा है 60 × 10⁻⁶ mho पर मीटर, और आपको J निकालना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डिवाइड पर यूनिट एरिया,
और करंट को वी कैन राइट V बाय आर, तो V बाय आर और ये नीचे एरिया का A एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा V बाई ए, तो एज इट इज़ लिख लिया, और रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा A बाई एल है ना, नीचे रो L बाई ए होता है, तो सिग्मा रो आपका 1 बाई सिग्मा होता है, सिग्मा ऊपर और A बाई एल, ये ऐसा हो गया, ठीक है। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो V सिग्मा बाई एल ही हो गया। बाकी गिवन डेटा इसमें सारा का सारा गिवन है। V इज गिवन एज 50 वोल्ट, तो J आपका आएगा 50 इंटू कंडक्टिविटी इज गिवन एज 60 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय L। लेंथ भी दिया है वायर का, कितना दिया है 150 मीटर लॉन्ग। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको करंट डेंसिटी जो आएगा दैट विल बी 20 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है जी। 35 देखते हैं। नेटवर्क शोन, इसमें आपको हर इक्वल रेजिस्टेंस है, एवरेज रेजिस्टेंस इज 2 ओम, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे तो इधर पॉइंट ए आ गया, इधर पॉइंट बी आ गया, तो ऐसा कुछ बनेगा यार, ठीक है। ए से गया, 2 रेजिस्टेंस आए, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे 2 ओम का आ गया, उसके बाद फिर से एक 2 ओम और फिर से एक 2 ओम, एक पॉइंट पे मिले और ये पॉइंट बी पर मिल गया। तो हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे बिहेव करेगा, तो जो बीच का रेजिस्टेंस है इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब नेटवर्क का डायग्राम 2 + 2 आर इन सीरीज़, तो आपका ये 4 ओम ऐसे आ जाएगा और नीचे भी एक 4 ओम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट डायग्राम। तो 4 and 4 इन पैरेलल विल गिव अस एज 2 ohms एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपका फाइनल आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35। 36 देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the plates of charged isolated capacitor decreases when the dielectric fills whole space between them, ठीक है। तो फोर्स डिक्रीज करेगा, यस करेगा, बिकॉज डायलैक्ट्रिक बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। जैसे ही डायलैक्ट्रिक आप फिल करोगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स फोर्स जो है इंक्रीज करेगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 में से एक ही सही हो सकता है, बिकॉज एक बोल रहा है बढ़ेगा, एक बोल रहा है घटेगा। तो घटने वाला स्टेटमेंट सही था। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36। 37 है, अ 440 माइक्रोफराड कैपेसिटर इन ए defibrillator is charged to 3000 volts. The energy stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of ड्यूरेशन 2 मिलीसेकेंड। द पावर डिलीवर्ड टू द पेशेंट इज, ठीक है। तो डिफाइब्रिलेटर क्या होता है, जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ना हार्ट को, ताकि शायद हार्ट की मसल्स दोबारा काम करना स्टार्ट करती है। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा ऐसे टच करते हैं, या फिर डिफाइब्रिलेटर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उनको टच करेंगे फिर शॉक देंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है एनर्जी डिलीवर्ड। तो एनर्जी डिलीवर्ड कैन बी, पावर डिलीवर्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम आपको दे रखा है। पावर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है पावर स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और इसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पावर डिलीवर्ड बाय द डिफाइब्रिलेटर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ बच्चे। हाफ इंटू 40 माइक्रोफैराड -6 इंटू वी स्क्वायर, जो आपको 3000 वोल्ट से आपने चार्ज कर दिया, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम कितना था 1/2 मिली सेकेंड्स है, तो 2 और ऊपर आएगा 10 की पावर 3, तो नीचे ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 90 किलोवाट्स ऑफ द पावर इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम से आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे टी लिख देते हैं। तो पावर इज इक्वल टू E/T, और ये नीचे टी इधर भी, और वैल्यूज़ आपने रखी तो 90 किलोवाट आ गया। क्वेश्चन नंबर 38, अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r and carrying a charge q is rotated with angular speed omega about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The magnetic moment is, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट इधर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू q/2m, ठीक है, q/2m। अब इसके अंदर मैं L निकालूंगा तो I इंटू ओमेगा, आई ओमेगा से मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ। तो इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क का m/r² बाय डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r दे रखा है ना, तो स्मॉल r ही रखते हैं इसको, m/r² बाय
mr²/2 इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। और इसके बाद अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट m मिल जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू q/2m इंटू एल की वैल्यू अभी कैलकुलेट की mr² ओमेगा/2। तो इसको m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चे ये आएगा QR² ओमेगा और डिवाइडेड बाय 4। तो QR² ओमेगा डिवाइडेड बाय 4। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट O ड्यू टू करंट I इन द फिगर इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 270 डिग्री एंगल एक ने कवर किया छोटे सर्कल ने और 90 डिग्री बड़े वाले ने। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार 3/4 कैलकुलेट कर दूंगा फॉर स्मॉलर सर्कल और 1/4 इज कवर्ड बाय द बिगर सर्कल, तो उनको कैलकुलेट करेंगे। और बाकी इस रीजन की वजह से जो आएगा स्ट्रेट वायर की वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे नहीं इक्वेशन में। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू आएगी 3/4 इंटू जो वैल्यू होते हैं μ0I/2r होता है μ0I/2r, ठीक है। तो डिस्क के सेंटर पे अब इसको 3/4 इज द स्मॉलर डिस्क प्लस 1/4 पार्ट इज कवर्ड बाय बिगर डिस्क, तो इसका होगा μ0I/ रेडियस इज बड़े वाले का 2r है तो 2 इंटू 2r, ठीक है। इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 μ0I/8r प्लस μ0I/16r, ठीक है। इसको ऐड करने पर 3 2 6 प्लस 1 7/16 इंटू μ0I/r, तो 7/16 इंटू μ0I/r। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। A loop is kept so that its center lies at the origin of the coordinate system. A magnetic field has the induction B along the z-axis as shown in the figure. तो अब आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो EMF and current will be induced in the loop if it rotates about z-axis. तो z-axis क्या होगा, इसके इधर रहेगा कुछ परपेंडिकुलर, इसके अबाउट रोटेट करेगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके थ्रू नहीं होगा, है ना, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा नहीं, तो EMF जनरेट नहीं होगा। स्टेटमेंट ए गलत। नो EMF इंड्यूस्ड एंड नो करंट फ्लोज इफ द लूप इज मेड ऑफ प्लास्टिक व्हेन इट रोटेट्स अबाउट y एक्सिस। नो EMF इज इंड्यूस्ड एंड नो करंट फ्लोज इफ द लूप इज मेड ऑफ प्लास्टिक व्हेन इट रोटेट्स अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो यार प्लास्टिक है तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, कंडक्टर के लिए डिफाइन है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट सी और डी देखते हैं। डी देखते हैं। इफ द लूप मूव्स अबाउट z एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी करंट फ्लोज इन इट। तो z के अबाउट रोटेशन से कुछ हो ही नहीं रहा है तो करंट कहाँ से आएगा, ये भी गलत। EMF इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द लूप इफ द लूप इज मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का है तो करंट फ्लो कर सकता है। एंड इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा, और क्योंकि ये कॉपर का लूप है तो यहाँ पर आपका करंट भी फ्लो करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बी पे देखते हैं। देखो करंट फ्लोज इन इट, अगर प्लास्टिक हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस लॉजिक से भी हम इसको गलत कर सकते हैं। और वैसे EMF और ये सब चीज़ें कंडक्टर के लिए डिफाइंड है ना, कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसे भी ये गलत ही होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेबर इन अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10 ohms और वेरीज विद टाइम। तो फ्लक्स फाई का इक्वेशन दे दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आपको मैग्नेटिक ऑफ इंड्यूस्ड करंट का किस टाइम स्टेप पे निकालना है, 0.25 सेकेंड्स के ऊपर। तो ठीक है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं बेटा। तो मुझे पता है कि EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू -d∅/dt होता है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा d∅/dt, तो 6t² था तो माइनस का 6t² तो 12t, और माइनस ऑफ माइनस तो प्लस आ जाएगा +5, तो -12t + 5 होगा। अब ये किस टाइम पे बोल रहा है EMF 0.25 पे, तो -12 इंटू 0.25 + 5, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो प्लस का 2 वोल्ट आपका जो है वोल्टेज है टाइम t = 0.25 सेकेंड, और करंट I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इज गिवन एज 10, तो आपका 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2 एम्पियर इज द करंट एट टाइम 0.25 सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ
120 ओम हैज़ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ओमेगा आपको दे दिया. एट रेजोनेंस द वोल्टेजेस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर दिस एंड दिस. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर दे दिया. द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी आर. तो एल और सी की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ. तो ओमेगा इज गिवन एज 4 × 10⁵ रेडियंस पर सेकेंड. उसके बाद रेजोनेंस एंड द वोल्टेज इज अक्रॉस. ठीक है, तो और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है. ठीक है, तो यार मैं क्या करना चाहूँगा, रेजिस्टेंस इज गिवन एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज ऑल्सो गिवन. तो करंट इन द सर्किट आई कैन कैलकुलेट एज E/R होता है. तो 60 वोल्ट इज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 60 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 120 ओम है. तो आपका करंट जो आएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा. करंट इज 0.5 एम्पियर. इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर में निकाल सकता हूँ करंट इन द सर्किट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको मैं लिख सकता हूँ I × ω/L. तो यहाँ से मैं इम्प्लाइज L इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो कि 40 है और डिवाइडेड बाय करंट जो कि मैंने अभी निकाला 0.5 एंड ओमेगा जो अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁵. तो यहाँ से आपको इंडक्टेंस निकलेगा 0.2 मिली हेनरी आ जाएगा. ठीक है, ठीक उसी प्रकार के कैपेसिटेंस आई कैन राइट एज 1/L × ओमेगा, L × ओमेगा. यस, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि देखो बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन है. ठीक है, एंगुलर रेजोनेंस है. ठीक है, तो इसलिए हम इससे सी निकाल पाएंगे. ठीक है, तो ये आपका आएगा 1/32 माइक्रोफेराड आएगा जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे. ठीक है, तो सभी की सभी वैल्यूज है. 0.2 आ गया, ओमेगा आपको पता है, सब्सटीट्यूट करो 1/32 माइक्रोफेराड. तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये सब्सटीट्यूशन क्यों कर पाए, एट रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस की बात हो रही थी तो इसलिए हमने निकाल लिया. ठीक है जी, चलिए. व्हेन एन AC सोर्स ऑफ EMF E एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा 100 रेडियंस पर सेकेंड is connected across a circuit, the phase difference between E and current I in the circuit is observed to be π/4. phase difference आपको phi दे दिया. if the circuit consists of one RC or RL in series then. ठीक है, तो RC है RL है. ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, देन R रेजिस्टेंस एंड बाकी कैपेसिटेंस या इंडक्टर की वैल्यू बतानी है. तो देखो सभी में रेजिस्टेंस तो सेम ही दे रखा है, तो मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, मैं सीधा इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा. अब फेज डिफरेंस दे रखो π/4 दे रखा है. ठीक है, इन द सर्किट इज ऑब्जर्व EMF और करंट के बीच में π/4 का फेज डिफरेंस है. तो हम लिख सकते हैं 10 phi इज इक्वल टू, या तो XC/R लिख देंगे ना, बिकॉज XC होगा, ये लीड कर रहा है तो कैपेसिटर है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे जो है XC/R इज 5. ठीक है, तो 10 phi 1045 होता है. 1045 मतलब 1045 का मतलब होता है 1. तो इम्प्लाइज XC इज इक्वल टू R. ठीक है, तो यहाँ से XC इज इक्वल टू R और उसको क्या लिख सकते हैं, XC इज 1/ωc. 1/ωc है, तो यहाँ से अब आप ओमेगा इज गिवन एंड C वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट C. और रेजिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन है. तो अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर इसको. XC इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1/ωc. जहाँ से ओमेगा इज गिवन, कैपेसिटेंस मुझे निकालना है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल कैलकुलेट रेजिस्टेंस फर्स्ट. ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो अब ना अगला स्टेप क्या करेंगे कि देखो चारों ऑप्शन में रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1 किलो ओम, और जो कैपेसिटेंस मुझे निकालना है तो दोनों में ही देखो 1, चाहे 5 आए चाहे 10 आए, तो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है. तो मैं इसको ना 1 किलो ओम से इक्वेट कर दूंगा, 1/ωc को 1 किलो ओम से, तो 1000 लिख देते हैं इसको. ठीक है, अब ओमेगा इज गिवन और C आप निकाल सकते हो. तो C कैन बी इजली फाउंड आउट एज C इज इक्वल टू 1/ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100 और इंटू 1000. ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आपको C जो मिलेगा वो मिलेगा 10 माइक्रोफेराड. ठीक है, तो C इज 10 माइक्रोफेराड. तो ऑप्शन डी सही आएगा फिर इस हिसाब से. ठीक है, तो मैंने सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ ऑप्शंस देख के कर ली, बिकॉज ऑप्शंस में भी वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग नॉर्थ हैज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपवर्ड्स. इट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉइंट्स डाउनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोपोगेट्स अलोंग द वेक्टर अपवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स अलोंग नॉर्थ हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपवर्ड्स, इट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, और ये प्रोपोगेशन इसका नॉर्थ की साइड हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे बिल्कुल सिंपली, और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे डायरेक्शन जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस तरफ होगा, ई क्रॉस बी। ठीक है, ई क्रॉस बी होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, प्रोपोगेशन का। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा ई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन शुड कम अप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो ई का क्रॉस प्रोडक्ट ई के साथ, तो यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा आपका प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ई क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रहेगा डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44, राइट हैंड थंब रूल, ई क्रॉस बी तो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन द गिवन फिगर फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द टॉप सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट क्यूबॉइड, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूबॉइड इज सच दैट द लाइट रे जस्ट ग्रेजेज ऑन द वर्टिकल फेस ए बी वर्टिकल फेस पे जस्ट ग्रेज करे लाइट, है ना। ग्रेजेज का मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते भाई। तो यहाँ पे हम सिंपली स्नेल्स यूज़ करेंगे। डेंसर आपका म्यू है, लाइटर एयर मान लेते हैं, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ये म्यू है। ठीक है, तो यहाँ से यूज़ करेंगे म्यू बाय लाइटर इज इक्वल टू साइन जो है इन्वर्स होता है ना, तो लाइटर की तरफ आपका 45 है और इधर आपका साइन जो है वो रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन 45 के जगह और इधर आर, तो 1/√2 होता है और इंटू 1/sin ऑफ आर। ठीक, इतना मिल गया। एट वर्टिकल फेस के ऊपर अब वैल्यू रखेंगे तो μ/1 इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होगा 90 माइनस आर, तो इधर जो है 90 माइनस आर जो एंगल बच जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ये ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया साइन 90 माइनस आर अपॉन साइन 90। साइन 90 तो 1 हो गया और साइन 90 माइनस आर आपका हो गया कोस आर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, तो इतना मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू, अच्छा इधर हमने थोड़ा इसको ये करना है, लाइटर से डेंसर में जा रहा है तो 1 बाय म्यू आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कोस आर, ये आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ और निकालने की कोशिश करेंगे किसको, आपका निकालना है हमें द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन कोस आर आ गई। अब कोस आर और इधर इक्वेशन मुझे मिला था म्यू के टर्म्स में ये 1/√2 इंटू साइन आर, तो इन दोनों को यूज़ करके मैं म्यू का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कोस आर और दूसरा मुझे पता है कि 1/√2 साइन आर इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टेंजेंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ये 1/√2 मिल गया, तो यहाँ से अब आर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ताकि मैं सब्सटीट्यूट कर पाऊँ। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कोस आर है। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर 1 रहे और बेस आपका √2 रहे और थर्ड साइड जो रहेगी वो हाइपोटेन्यूज है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन, तो ये आएगा बेटा, इट विल कम अप एज √2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं अगर ये एंगल आर है तो यहाँ पे अब मैं ले सकता हूँ क्या, कोस आर लेना है, तो कोस आर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू
1/cos r है तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा √3/√2, यानी कि आपका √3/2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो एक बार लाइटर टू डेंसर गया, फिर ग्रेजिंग किया, फिर डेंसर टू रेयरर गया, तो उसके लिए 2 बार हमने स्नेल्स लॉ यूज़ किया और ट्राइंगल ड्रॉ करके हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज दिस एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम द सेकेंड फोकस इज दिस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। ठीक है, तो लेंस रहेगा बीच में, इधर फर्स्ट फोकस इज सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस से जो है ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये मान लो ये आपका फोकल लेंथ होगा, इधर भी फोकल लेंथ होगा, और इमेज जो है वो 80 सेंटीमीटर दूर है इससे। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है जी। तो अब हम लेंस फॉर्मूला सिंपली यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका। क्या होता है, यू इज इक्वल टू माइनस लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे u निकालते हैं पहले। u इमेज डिस्टेंस आपका हो गया नेगेटिव साइड में 20 + f। ठीक है, और v आपका होगा पॉजिटिव साइड में f + 80। ठीक है, अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v जो कि f + 80 है, और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/20 + f। तो इसको सॉल्व करने पर जो f की वैल्यू आएगी दैट f विल कम अप एज 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ भी आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो डायरेक्टली कि 1/120 + 1/60, तो 120/3 आ जाएगा, तो यानी कि आपका 40 आ रहा है, तो सही आ रहा है आंसर भी। वेरीफाई कर सकते हो या फिर कैलकुलेट करोगे तो 40 आएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। Consider a Young's double slit experiment as shown in the figure. What should be the slit separation d in terms of wavelength lambda such that the first minima occurs first minima occurs in front of slit S1. S1 के फ्रंट में यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा अकर करता है। ठीक है, तो यार पहले हम निकाल लेते हैं पाथ रिफरेंस डेल्टा एक्स फॉर फर्स्ट मिनिमा, जो आपका होता है 2n - 1/2। तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो 2 × 1 -1, और यहाँ पे लैम्डा रहता है ना, सॉरी 2n - 1/2 इंटू लैम्डा, तो 2 × 1 - 1 तो 1/2 इंटू लैम्डा, तो ये आपका λ/2 हो गया पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो पाथ डिफरेंस होगा ये S2 से P की दूरी माइनस S1 से P की दूरी, तो पाथ डिफरेंस विल बी S2P - S1P। अब यहाँ पे ये जो है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो λ/2 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट यूजिंग x2 - x1, जो पार्ट जो S2P - S1 है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ अगर मैं रखूँ तो ये आपका ये d है और इनके बीच का ये 2d है, तो आपका ये आएगा 2 + 2 4d² + 5d² का अंडर रूट, तो √5d आपका ये आ जाएगा, और इधर 2d है। ठीक है, तो S2P जो है दूरी है वो आपकी √5d है, और S1P जो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है दैट इज़ 2d। ठीक है, √5d - 2d जो आपका डेल्टा एक्स है ये λ/2 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन d। ठीक है, d निकालना है, तो इम्प्लाइज d कॉमन ले लेंगे, d इंटू √5 - 2 इज इक्वल टू λ/2, तो d इज इक्वल टू λ/2 इंटू √5 - 2, तो इससे करस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन होगा तो वो हमारा करेक्ट होगा, √5 - 2 इंटू, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है जी। 48 देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन लिक्विड, द 10th ब्राइट फ्रिंज, तो 10th ब्राइट फ्रिंज कोरस्पॉन्ड्स विद 6th डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो डार्क है तो 10th ब्राइट और 6th डार्क। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली, तो जब लिक्विड से बाहर था तो 10th ब्राइट फ्रिंज जहाँ बन रही थी वहीं पे लिक्विड के अंदर 6th डार्क फ्रिंज बन रही है। ठीक है, तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है, λ/d, λ/d। ठीक है, W' जो है जब इसको डिप कर दिया तो λ/d और डिवाइडेड बाय म्यू है ना, तो 1/μ टाइम्स हो जाता है। तो अब करेंगे 10th ब्राइट फ्रिंज, एक फ्रिंज की विड्थ 10 ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 5.5 डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ये आपका 5.5 डार्क फ्रिंज के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 10 ×
लेमडा डी बाय म्यू डी इज इक्वल टू 5.5 इंटू लेमडा डी बाय डी। तो यहाँ से आपको म्यू जो वैल्यू मिलेगा, म्यू विल कम अप एज 10/5.5, यानी कि वही बात हुआ ना कि जितने स्पेस में 10 आ रहे थे उसमें अब 5.5 फ्रिंजेस आ रहे, तो अब 10/5.5 हो गया और इसका 1.81। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा तो आप 10 बाय वैल्यूज डिवाइड कर लो। और ये डार्क फ्रिंज बन रहा था इसलिए हमने 6 नहीं लिया, 5.5 ले लिया, ठीक है। अगर ब्राइट बन रहा होता तो 6 लेते। क्वेश्चन नंबर 49, द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 शोन इन द फिगर इज, ठीक है। तो ये देखो 45 तो अंदर का ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक। अब मिनिमम डेविएशन आपको बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन एज √3/2, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमें पता है कि I इज इक्वल टू इंसिडेंस इज इक्वल टू एमर्जेंस होगा, इम्प्लाइज वी कैन राइट R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन एंगल होंगे, इंटरमीडिएट रिफ्रैक्शन एंगल R1 R2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है जी। अब म्यू आपको गिवन है वो भी लिख लेते हैं √3/2। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे, जब ये लाइटर से डेंसर में गया तो क्या क्या लिखेंगे, साइन ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R इज इक्वल टू म्यू बाय 1, ठीक। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसी में R1 R2 इसको मैं एज्यूम कर लूँ अगर R, तो वैल्यूज़ रखेंगे, फिर आगे बढ़कर R इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल डिवाइडेड बाई 2। जो प्रिज्म एंगल वो अभी लिखा 90 डिग्री है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा, तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है, ये R1 और R2 के बराबर भी यही है, तो R1 R2 बोथ होंगे 45 डिग्री फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंसिडेंस, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो डेल्टा M की वैल्यू अब आपको जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो अब मैं साइन I बाई साइन R लिख दिया था, तो R आपका आ गया 45। अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ, म्यू की वैल्यू मुझे पता है, इस इक्वेशन में साइन I निकाल लूँगा अब मैं, साइन R अभी साइन 45 आ जाएगा, 45 अभी निकाला, और इंटू म्यू इज़ गिवन एज √3/2। तो अब इस इक्वेशन को मैं यूज़ करके I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इम्प्लाइज अब देखो साइन I इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आपका आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, साइन 45 इज 1/√2 और ये, ठीक है, तो ये √3/2 आ गया। अब ये I का मतलब आया, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। I 60 डिग्री आ गया, तो अब मैं लिख सकता हूँ I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से I प्लस E जो है, I is 60, angle of emergence is also 60 because both are बराबर in condition of minimum deviation। तो 60 plus 60 is equal to A आपको 90 पता है, and delta, this delta is minimum deviation, delta is equal to then 120 minus 90, तो आपका 30 डिग्री आ गया मिनिमम डेविएशन, तो आपका D इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अ टेलीस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, so that the parallel rays emerge from the eyepiece if object subtends an angle of 1 degree, ठीक है। तो थीटा subtended by object is equal to 1 degree, the angular size of image, ठीक है। थीटा आई निकालना है आपको, तो ये आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए, क्या लिख सकते हैं, थीटा आई अपॉन थीटा ओ इज इक्वल टू F0 बाई FE, ठीक है। यहाँ से इम्प्लाइज थीटा ऑफ इमेज इज इक्वल टू थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू FO बाई FE। इसको करेंगे तो 1 डिग्री इंटू 100/5 इज इक्वल टू 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ऑल द 50 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बेटा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे तो डाउट ग्रुप में पूछेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।